अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 करने जा रहे हैं। ये पूरे बोर्ड पे कौन सी तस्वीरें बनी है, क्या हुआ हुआ है, आप इसको ज़हन से निकाल दीजिए। जो जो मैं आपको समझाता जाऊंगा आपने वो सिर्फ स्टेप समझने हैं। पहले हम सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि जो वेन डायग्राम्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई थी उसको इस्तेमाल करते हुए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। ठीक है दोस्तों। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाली पहले वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि यूनियन के ऊपर इंटरसेक्शन। जैसे देखो ये ए यूनियन है, ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है कि बी और सी के दरमियान क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, पहले ए यूनियन बी के साथ आ जाएगा, फिर ए यूनियन किसके साथ आ जाएगा, सी के साथ, और दरमियान में इन दोनों का क्या है, बेसिकली इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सवाल है। अब दूसरी बात उसने बताई हुई है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन तो हमने समझ ली कि ये होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन 1 में 4 डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो हमने ना एक डायग्राम ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथे नंबर पे ये डायग्राम है। ठीक है, इन 4 डायग्राम्स को यूज करते हुए हमें लेफ्ट साइड भी प्रूव करनी है और राइट साइड भी प्रूव करनी है। तो मैंने इन 4 डायग्राम्स को 2 दफा बनाया है। देखो जैसी डायग्राम ये है वैसी मैंने डायग्राम ये बना दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 2 पार्ट बनाए हैं। 2 क्यों बनाए हैं, इसलिए ताकि मैं इस वाली में लेफ्ट साइड प्रूव कर सकूं और इस वाली में क्या कर सकूं, राइट साइड प्रूव कर सकूं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, मतलब कि इसी तरह जो है इसी के पार्ट 2, 3 और 4 में। ठीक है, मतलब डायग्राम 2, 3 और 4 में। अब मैं पहले पार्ट को इन चारों डायग्राम से क्या कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ, और उसमें मैं ये देखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव हो जाए और राइट हैंड साइड भी। तो डियर स्टूडेंट अभी हम इसके चलते हैं पार्ट नंबर 1 पे। ठीक है, इसमें देखिए हमने सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसको 2 हिस्सों में चेंज किया। यानी एक पे हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी में क्या लिखा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये लिखा और राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा, ये लिखा। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि वेन डायग्राम में 2 मेन चीजें होती हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन का मैंने आपको बताया था कि अगर यूनियन आ जाए तो जो जिन 2 चीजों का यूनियन है वो पूरी की पूरी क्या होंगी, शेड होंगी। और अगर कभी इंटरसेक्शन आ जाए तो उन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ क्या हुआ करेगा, शेड हुआ करेगा। ठीक है, अब हम जरा यहां पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। मैं ए यूनियन बाद में करूंगा, लेकिन पहले बी इंटरसेक्शन सी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैथ्स का ये कहना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉमन पार्ट करना है, सॉरी ब्रैकेट वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो इन दोनों में जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो बी इंटरसेक्शन सी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले क्या करूंगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो हमने बी और सी का कॉमन पार्ट ढूंढना है। अगर आप गौर से देखें तो ये बी और सी का कौन सा पार्ट है, कॉमन। अगर आप गौर से देखें तो अब ये बी और सी का ये वाला पार्ट कौन सा है, कॉमन। मैं इसमें यूं सीधी जो है ना ये क्या करूंगा, लाइनें लगाऊंगा और साथ में यहां पे बता दूंगा कि बी और सी के लिए मैंने क्या लगाई है, सीधी लाइनें लगाई है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा मैं यूं करके यूज कर रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको नजर आता रहे मैं बोर्ड के आगे ना खड़ा हूं। बी इंटरसेक्शन सी हो गई। फिर अब वो कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि आपने जो है बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना है ए यूनियन। अभी देखें हमने बी इंटरसेक्शन सी के लिए ये बी इंटरसेक्शन सी है ना, हमने इसके लिए यूं सीधी लाइनें लगा दी जो हमने ऊपर लगाई। अब हमने ए यूनियन करना है। ए यूनियन का मतलब है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए वाला पार्ट पूरा और बी इंटरसेक्शन सी पूरा। अब सबसे पहले हम ए वाला पार्ट पूरा करते हैं।
जब हम ए वाला पार्ट पूरा करेंगे तो मैं यूं की लाइनें लगाऊंगा, ठीक है, थोड़ी मुख्तलिफ लगाऊंगा। ये ए की हो गई। और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि मैं इन दोनों का कॉमन पार्ट भी क्या करूंगा, शेड करूंगा। ऐसे ही है ना। तो अब जो है क्या होगा कि एक तो ये वाला पार्ट आंसर आएगा ए का, और बी इंटरसेक्शन सी का कैसे आएगा, ऐसे आएगा जैसे मैंने आपको बताया कि बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा, जब आपने यूनियन लिया था तो मैंने कहा था यूनियन में ए यूनियन किससे ले रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी से, तो ए भी पूरा आएगा और बी इंटरसेक्शन सी भी क्या आएगा, पूरा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपके पास आंसर है वो, अब देखिए ये पूरी वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू में दो तरह की चीजें हैं, एक वो कि जो ऐसी लाइनें हैं और एक वो कि जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये अब आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी देखते हैं राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड के लिए ना ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पूरी हो गई है, ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। मेरा एम ये है, ये मकसद ये है कि पहली तस्वीर के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड में कर चुका हूं, अब राइट हैंड साइड भी मैंने करनी है और आंसर दोनों का क्या आना चाहिए, सेम। ओके, हम करते हैं। अभी देखें, सबसे पहले हम करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जिसमें ए और बी के दोनों एलिमेंट्स क्या मौजूद हैं। अब आप गौर से देखिएगा कि मैं ए यूनियन बी के लिए यूं सीधी लाइनें लगा रहा हूं। जैसे ये देखें कि ये मैंने के लिए क्या की, बिल्कुल जो है वो क्या कर रहा हूं, सीधी लगा रहा हूं। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब है कि इसमें ए के एलिमेंट भी शामिल है और बी के सारे एलिमेंट के शामिल है। ए यूनियन बी तो ऐसे होता है। तो मैंने सीधी लाइनें लगाई, तो यूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस क्या करेंगे, हम लगाएंगे। अच्छा, अब ये है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है, अच्छा अब ए यूनियन बी में तो हमने यूं सीधी लाइनें लगाई थी, अब ए यूनियन सी को थोड़ा सा मुख्तलिफ शो करने के लिए हम थोड़ा लाइनें यूं सीधी कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब ए यूनियन सी करेंगे तो इसमें ए सारा मौजूद होगा, ठीक है, ये ए सारा मौजूद हुआ, और उसके बाद ये वाला मौजूद हुआ, सी भी मौजूद हुआ, ठीक है। सी में ये बी का भी थोड़ा सा पार्ट आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये सी जो है ना वो बी के अंदर मिक्स हुआ है। तो जहां जहां तक सी जा रहा है वहां तक क्या करें, इसको शेड करें। अच्छा, अब देखो कि ये दोनों बातें हो गई, इसको हमने यूं किया और इसको हमने क्या किया, यूं किया, यानी कि इसमें हमने कड़ी लाइनें लगाई, उसमें क्या की, यूं लगाई। अब वो कह रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को का कंबाइन पार्ट ढूंढो तो कौन सा होगा। देखो, अगर हम ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का अगर हम कंबाइन पार्ट देखें तो क्या होगा कि ये वाली लाइनें, ठीक है, और ये वाली लाइनें जो है ना, ये इसका क्या होंगी, आंसर होंगी, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें आप देखो कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो क्रॉस कर रहा है। अगर आप गौर से देखो तो ये ए का पार्ट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और बी और सी का कॉमन पार्ट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब जरा आप समझिएगा बात को कि यहां पे ए और ये बी और सी का पार्ट जो है ये कॉमन आंसर आ गया। यहां पे जो है आपके पास देखो ए भी डबल क्रॉस हुआ है और ये बी और सी का कॉमन पार्ट भी क्या हुआ है, डबल क्रॉस हुआ है। इसका मतलब है कि जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया है वही आपके पास कौन सा आया है, राइट हैंड साइड का। तो उम्मीद है कि ये जो पहला क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो आपको सही तरीके से समझ आया होगा। अभी हम दूसरा, तीसरा और चौथा समझेंगे तो ये मजीद आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो अभी ये दूसरा देखिए टू। अब यहां पे सेम वही है, ये यूनियन अवर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी लगाई हुई है। इसमें भी तस्वीर ये थी, हमने इस तस्वीर को दो दफा बनाया ताकि हम एक दफा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकें और दूसरी तरह राइट हैंड साइड। हम अब इन दोनों में लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। डियर स्टूडेंट, अगर आप बी इंटरसेक्शन सी देखें तो इसके लिए मैं ले रहा हूं आपके पास यूं सीधी लाइन है। बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम कौन सी लाइनें ले रहे हैं, यूं सीधी वाली लाइन है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं आपके पास सीधी लाइनें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करिए। अब ए ये है और बी इंटरसेक्शन सी ये है, तो क्या होगा कि बी इंटरसेक्शन सी तो हमने यूं किया, अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन करेंगे किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए यूनियन का मतलब यह है कि अगर हम बी इंटरसेक्शन सी के लिए ये लाइनें लगाई हैं तो यूनियन का मतलब है कि अब हम ए और बी दोनों को क्या करेंगे, कि ऐसा करेंगे कि जिसमें ए और बी दोनों क्या हो, शामिल हो। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली लाइनें क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है।
और यूनियन में यानी कि लाजमी बात है हमने ए भी शेड करना है और बी इंटरसेक्शन सी भी शेड करना है। तो ये दूसरी दफा हम लोग क्या कर रहे हैं, वो घड़ी लाइनें लगा रहे हैं। तो अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये लाइंस भी होंगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये लाइंस भी हैं जो हैं वो इसका क्या होंगी, आंसर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। अब ये तो हो गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कि आपके आंसर में ये दो जगह क्या होंगे, शेड होंगे। अब डियर स्टूडेंट हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने लेना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि इसमें ए भी शामिल है और इसके अंदर बी भी शामिल है। हमने ए और बी दोनों क्या किए हैं, शामिल किए हैं ए यूनियन बी में, ठीक है। और लाइंस कौन सी लगाई हैं, ये लाइंस लगाई हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने कर रहे हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है कि इसमें ए भी शामिल होगा और सी भी। इसके लिए हम लोग लाइंस लगाते हैं ये वाली, ठीक है, ये खड़ी वाली लाइंस, ठीक है। इसमें ए भी शामिल हो गया और सी भी शामिल हो गया। तो ए यूनियन सी के लिए हमने लगाई है वो खड़ी लाइंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का कॉमन पार्ट कौन सा होगा। अभी आप मुझे बताइए कि ए यूनियन बी यूं लाइनें थी, ए यूनियन सी यूं लाइनें थी, अब कौन कौन सा पार्ट ऐसा है कि जो इनका कॉमन है। अगर डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो एक दूसरे को कर रहा है क्रॉस। जैसे ये देखें, ये वाला एरिया पूरा ए वाला क्रॉस कर रहा है, यानी कि इन लाइन को और इन लाइन को। तो जो जो एरिया क्रॉस कर रहा है वो आपके पास क्या होगा, आंसर। यहाँ पे देखें ये एरिया क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कर रहा है। जैसे ए और ये बी इंटरसेक्शन सी ये आंसर बना था, ऐसे ही यहाँ पे देखें ये वाला साइड और ये वाली साइड, यानी कि ये जो बेसिकली आंसर है ये आपके पास क्या होगा, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी ना इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दें। अब आप देखें कि यहाँ पे भी जो बेसिक आंसर बना था ये और ये बना था, यहाँ पे भी बेसिक आंसर ये और ये बना। ये जो बाकी है ना सिंगल लाइन, आप इसको जेन से निकाल दीजिए। जो ज्यादा डार्क लाइन में लगा रहा हूं ये बेसिकली क्या आंसर है। तो यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर ये दोनों क्या कर गए, मैच कर गए। मैच इस वजह से कर गए कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको इसका पार्ट 2 भी समझ आ गया होगा। अब हम इसके चलते हैं पार्ट नंबर के। आपके पास जो है इस 3 क्वेश्चन के अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी कौन सी है, राइट हैंड साइड। ऐसा क्यों है, चूंकि यहाँ पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन नंबर इंटरसेक्शन प्रूव करनी है उसमें भी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की फिगर 3 कर रहे हैं। यहां पे देखें लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने करना है ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा अब मुझे बताइए ये बी है और ये सी है। जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये बी और सी का क्या करेंगे, कॉमन पार्ट। जैसे ये बी और सी का ये जो है ना, ये वाला पार्ट आपके पास क्या आ गया, कॉमन। ये हमने यूं कर लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमने ए यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि इसमें ए भी शामिल होगा और बी इंटरसेक्शन सी भी शामिल होगा। इसको डिफरेंट करने के लिए मैं इस तरह की जो है लाइनें इस्तेमाल करता हूँ। देखिए ए जहां जहां पे ए है ना, वहां पे वो सारे का सारा आपने क्या करना है, शेड करना है। ए का मतलब है ये देखें ये सारा ए था तो मैंने किया, और बी इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी क्या हुआ है। तो अब यहाँ पे जो तस्वीरें यूज होंगी, एक ये वाला लाइन होगी और दूसरा ये वाली जो लाइन है ना, ये आपके पास बेसिकली हमने क्या किया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से। अब हम यहाँ पे करेंगे, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सबसे पहले करेंगे ए यूनियन बी। डियर स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो, और उसके बाद बी के सारे एलिमेंट, ये हमने ए और बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे कर दिए, और ए यूनियन बी में जो लाइंस लगेंगी वो बिल्कुल क्या लगेंगी, स्ट्रेट। फिर है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है कि अब मैं ना यू लाइनें खड़ी लगा रहा हूं, यानी कि ये ए पूरा शेड हुआ और सी जहां तक है ये पूरे का पूरा क्या हो गया, शेड। यानी कि ए यूनियन सी के लिए हमने ये लाइनें लगाई हैं। अब कह रहे हैं कि इनका इंटरसेक्शन करें।
ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का करें इंटरसेक्शन। अब आप देखिए कि कौन सी जगह ऐसी है कि जहां पे ये जो है ये क्रॉस कर रहे हैं। अब देखें ये पूरा ये वाली जगह, ए वाली, ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, जैसे देखो ये यहाँ पे ये यहाँ तक यूं तक शेड हुआ था ना। इसी तरह अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा गाढ़ा करके आपको बताता हूँ, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, यानी कि ये बेसिकली इस तरह का जो पार्ट है ना ये शेड हो चुका है, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इनको और इनको जमा करेंगे तो ये ऐसी चीज बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये भी यहां पे भी बात क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। अब डियर स्टूडेंट हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है कि आपको करना है सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि जो बी और सी में क्या हो, कॉमन हो। अगर आप यहां पे देखें तो ए और बी में तो ये जगह कॉमन है, लेकिन बी और सी में कोई भी जगह कॉमन नहीं है। कोई भी जगह कॉमन नहीं है का मतलब है कि ये आपस में जुड़ नहीं रहे। इसका मतलब है बी और सी का कोई भी पार्ट जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यानी एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहा, तो कुछ भी शेड नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखें नो शेडिंग, यानी कि कुछ भी शेड नहीं होगा। फिर आप करिए ए यूनियन करिए, किससे, बी इंटरसेक्शन सी से। अब ए यूनियन का मतलब है बी इंटरसेक्शन सी के साथ कि ए होगा और बी यूनियन सी होगा। अब बी इंटरसेक्शन सी होगा तो बी इंटरसेक्शन सी नहीं है, तो सिर्फ हम ए को क्या करते हैं, वो शेड करते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, शेड होगा। और मैं यहां पे ये क्या करता हूं, लगा भी देता हूं। ठीक है, ऐसे मैंने किया। अब राइट हैंड साइड पे देखें तो यहां पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। फिर देखें दूसरी है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है, जिसके लिए मैंने लाइनें यूं लगाई, ए यूनियन सी के लिए मैं खड़ी लाइनें लगाऊंगा, यानी कि पूरे का पूरा ए इंक्लूड होगा और पूरे का पूरा क्या होगा, सी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, लाइनें लगाते हैं यूं। अब कह रहे हैं इन दोनों का कॉमन पार्ट ढूंढें। अगर आप इन दोनों का कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन पार्ट वो होगा कि जो क्रॉस कर रहा है। जैसे कि देखें, जो एरिया क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अब जो एरिया क्रॉस कर रहा है वो सिर्फ ए है, मतलब यहां से लेके यहां तक सिर्फ क्या है, ए है। बी का कोई एरिया क्रॉस नहीं कर रहा। इसका मतलब है देखिए ए भी शेड हुआ हुआ है और इधर भी ए शेड हुआ हुआ है। आप देखिए जब आपके पास बड़ी फिगर हो ना, जैसे बड़ी वैल्यू हो, तो उसमें आप देखते हैं कि ज्यादा जगह को कौन सी लाइनें क्रॉस कर रही हैं। तो जो ज्यादा जगह को लाइनें क्रॉस कर रही हो वो आंसर होता है। यहाँ पे ये ए आंसर है, यहाँ पे भी क्या है, ए आंसर है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 का जो है वो उसके चारों पार्ट थे। उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। अभी जो है हम इसी का पार्ट 2 करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है देख रहे हैं। अच्छा, पार्ट 1 में था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, लेकिन पार्ट 2 जो है उसमें दिया हुआ है कि वेरीफाई करें कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स, यानी कि वेन डायग्राम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की यूज़ करें और यूज़ करने के बाद हमें बताएं कि क्या इनकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है या नहीं है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे बाहर इंटरसेक्शन लगेगा और अंदर क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी होगा और दरमियान में क्या होगा, यूनियन होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 की हाइट डायग्राम के लिए ये लेफ्ट और राइट साइड क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लिख दी है, यानी कि ये वेन डायग्राम नंबर 1 है, ये वेन डायग्राम नंबर 2 है, ये वेन डायग्राम नंबर 3 है और ये क्या है, 4। मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह क्या किया है कि जो डायग्राम 1 थी उसको भी 2 दफ़ा लिखा, 2 को भी 2 दफ़ा लिखा, 3 को भी 2 दफ़ा लिखा और 4 को भी क्या किया, 2 दफ़ा लिखा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हमें क्या करना है कि हर डायग्राम को 2 दफ़ा लिखने का मकसद ये था कि हम जो एक डायग्राम है उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करें और दूसरी के लिए क्या करें, राइट हैंड साइड।
अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि ये 2 दफ़ा डायग्राम बनाई और इन डायग्राम में ये ऊपर वाली साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा और नीचे वाली से क्या करूंगा, राइट हैंड साइड। आप ये सारी बात भूल जाइए, अभी से फोकस करिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लूंगा बी यूनियन सी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कभी यूनियन हो तो ऑल विल बी शेडेड, पूरे का पूरा क्या होगा, शेड होगा। यानी कि अब हम करते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के लिए हम लोग जो सीधी लाइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टोटली जो स्ट्रेट लाइंस है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बी यूनियन सी का मतलब है कि बी पूरे का पूरा इंक्लूडेड होगा और सी पूरे का पूरा इंक्लूडेड होगा। और लाइन हम यूँ स्ट्रेट वाली क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये भी आप देखिए कि जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ बी और सी के लिए। तो ये हम इसको इसके साथ में ला देंगे। तो ये जो डायग्राम है ये किसके लिए हमने लाइंस यूज़ की हैं, बी यूनियन सी के लिए। अब कह रहे हैं आपने क्या करना है कि आपने देखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यानी कि देखें ये बी यूनियन सी है, इसका और ए का कौन सा पार्ट है कि जो मतलब कि है कॉमन पार्ट है। अभी देखिए ये ए है और ये बी यूनियन सी है। इसमें अगर आप देखिए तो ये वाली जो जगह है ना, सिर्फ ये वाली सिर्फ जगह क्या है, कॉमन है। तो अभी जो आपके पास इसका आंसर आएगा वो जगह आएगी कि जहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। इसका आंसर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या आएगा, आंसर आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने करना है ए इंटरसेक्शन किसका, बी यूनियन सी का। तो ए इंटरसेक्शन यानी ये बी यूनियन सी, ये था यूं वाली लाइन। तो ए का जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो सिर्फ ये पार्ट है जो इनके साथ क्या कर रहा है, आपस में मिल रहा है। तो ये भी आपने प्रूव किया है, मतलब कि ये भी आपने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अच्छा जब हम राइट हैंड साइड करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों जो ए इंटरसेक्शन बी है, देखो ए और बी में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, क्योंकि ए वहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं रहे। चूंकि जुड़ नहीं रहे तो इसका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये खाली रहेगा, ठीक है। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं नो शेड, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं नो शेड, यानी कि कुछ भी शेड नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक तो ये बात हो गई। फिर आगे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। अभी हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट जो है वो होगा। तो ए इंटरसेक्शन के सी के लिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला क्या होगा, कॉमन आएगा, ये अब आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हमने किया ए इंटरसेक्शन सी के लिए। अच्छा अब डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन लें। ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है ना वो ये है। अभी इन दोनों को जब हम कॉमन लेंगे तो हम ये लाइंस भी लगाते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली था, ए इंटरसेक्शन सी यूं था, और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया यूं लिया तो ये वाली जगह शेड हो गई। अगर आप और से देखिए तो इसमें भी जो कॉमन पार्ट यानी कि फाइनल आंसर था ये था, और इसका आंसर फाइनल आंसर भी क्या आई, ये वाली जगह आई। यानी कि दोनों का जो है सेम पार्ट शेड हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये बात इसमें क्या हो गई है, प्रूव हो गई है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका टू पार्ट। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अभी टू पार्ट में भी ऐसे ही है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है, इसके यहाँ पे दो पार्ट हैं, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। पहले हम लेफ्ट सॉल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे, राइट। अच्छा अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है कि बी भी सारा इंक्लूड है और सी भी सारा इंक्लूड है। तो हम क्या करते हैं बी यूनियन सी के लिए यूं जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ये वाले। तो पहले हम बी पूरे का पूरा शामिल करते हैं, ठीक है, ये भी सारा हो गया बी। अच्छा फिर बी के साथ ये हम लोग शामिल करते हैं सी, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सी शामिल हो जाएगा। तो बी और सी के लिए हमने यूँ सीधी लाइनें लगाई हैं। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें। अच्छा अभी देखें बी यूनियन सी की यूँ लाइनें हैं, बी और सी के अंदर कौन सा पार्ट ऐसा है जो ए के साथ कॉमन है, तो वो सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसके लिए हम यूँ लाइनें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जो क्रॉस हुआ है,
ये सिंगल वाला नहीं आएगा। तो क्रॉस का मतलब है कि ये यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है, क्रॉस। अभी इसमें देखें, अब देखें सबसे पहले आप करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ये दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे। तो मिलने, तो ये शेड वो पार्ट होता है जो कॉमन हो, जैसे मैंने बोला था ओनली कॉमन पार्ट विल शेड। तो ए और बी में कोई भी पार्ट क्या है, कॉमन नहीं है। अच्छा, फिर हम लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो शेड, यानी कि कुछ भी शेड नहीं होगा, क्योंकि वो ए और बी आपस में कॉमन ही नहीं है। फिर हम ए और सी देखते हैं। ए और सी के अंदर सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है। ये हमने यूँ सीधी लाइन लगा ली है। हम यहाँ पे वो सीधी लाइन बता देते हैं कि हमने ए इंटरसेक्शन सी के लिए क्या किया है, सिर्फ ये बात। अब आप कह देंगे कि सर ए ही क्यों हुआ। देखें दोस्तों, ये जो सी है ना, यानी कि जो ए है उसके सारे एलिमेंट सी में मौजूद है। तो सी और ए के वही एलिमेंट कॉमन है कि जो ए के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ ये शेड किया। उसके बाद कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन लें। अच्छा दोस्तों, अभी ए इंटरसेक्शन सी ये है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी ये है। इनके अंदर ना जो सिर्फ कॉमन पार्ट है ना वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपके पास वो, जैसे ये देखें, इसमें ये वाला जो पार्ट है क्रॉस होके आंसर आया ना, यहाँ पे भी सिर्फ क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब है, देखो सिंगल लाइन आंसर नहीं होता, आंसर वो होता है जो क्रॉस हो रही हो जगह। जैसे यहाँ पे क्रॉस हो रही है ना ये जगह, तो ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे ये जगह क्रॉस हो रही है तो ये क्या है, फाइनल आंसर। इसका मतलब है यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब दोस्तों हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 पे। यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी करेंगे। बी यूनियन सी का मतलब है कि हम सारे का सारा बी, ठीक है, ये सारे का सारा बी है, और फिर ये सारे का सारा जो सी है वो क्या हम करेंगे, शेड करेंगे। तो बी यूनियन सी का मतलब है कि बी यूनियन सी के लिए हमने ये लाइंस लगाई हैं। फिर हमने ए इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के लिए। अभी देखो बी यूनियन सी में और ए में कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जगह है जो कॉमन है। जैसे ये देखें, ये वाली जगह, ठीक है। अब हमने ए करना है तो ये सारी की सारी जगह जो है वो क्या है, कॉमन है। तो अब जो हम लोगों ने क्या किया है कि जो आंसर आएगा वो आएगा कि जो डबल क्रॉस है, यानी यूं वाला भी और यूं भी। इसका मतलब है ये जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो जगह, ये सिर्फ आपके पास क्या है, आंसर है। अभी इसमें हम देखते हैं, ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन यानी ए और बी में कौन सा कॉमन पार्ट है ये, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम लोग करेंगे यूं वाला शेड, ठीक है, ये स्ट्रेट वाला। अच्छा, फिर आता है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी के लिए हम लोग यूं कर लेते हैं, यूं खड़े वाली लाइंस। ये हमने कर दी यूं खड़े वाली लाइंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये यूं कर दिया हमने। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन लें। वो ये कह रहे हैं कि ए और, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में और ए इंटरसेक्शन सी में जो पार्ट कॉमन था वो ये वाला पार्ट था। कहता है अब इन दोनों का यूनियन लें। यूनियन का मतलब ये है कि हम वही पार्ट शेड करेंगे जो इनका कॉमन है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो अभी हम यहाँ पे ना तीसरे नंबर पे ये एक हमने लाइनें यूं लगाई, एक यूं खड़ी लगाई, अब एक ना हम टेढ़ी लगाते हैं। यानी कि ये जो पार्ट है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होगा, शेड होगा, ठीक है। तो हम इसको यूं लिख देते हैं, यूं, फिर यूं, और फिर हमने लाइनें लगाई थी यूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कि जो पार्ट यहाँ पे ज़्यादा शेड था ना, वही पार्ट यहाँ पे ज़्यादा शेड है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है वो क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बी यूनियन सी करें। बी यूनियन सी का मतलब है कि बी का सारा पार्ट इंक्लूड होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब होता है सारे का सारा पार्ट क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो बी यूनियन सी का मतलब है बी होगा और सी होगा। अब कह रहे हैं कि बी और सी में कौन सा पार्ट है जो कॉमन है, मतलब कि बी यूनियन सी में कौन सा पार्ट है जो कॉमन है ए के साथ। तो ए के साथ ये वाली जो जगह सिर्फ ये कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, ये यूं लगा देंगे, ठीक है।
अच्छा, हमने बी यूनियन सी के लिए ये किया था और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए हमने क्या किया, ये किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर है वो सिर्फ ये वाली जगह है, यानी कि जो आंसर है वो सिर्फ क्या है, ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना, सिर्फ ये वाली जगह क्या है, आंसर। अब इसमें देखते हैं, पहले हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हम यूँ सीधी लाइनें लगाते हैं, ये आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। अब डियर स्टूडेंट ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी करें। ए इंटरसेक्शन सी खाली आएगा, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है। कॉमन तब होता है जब आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, तो ये तो मिल ही नहीं रही है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, फासले पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो शेड, यानी कि शेडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का जो यूनियन है वो करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो है, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी की तो जगह ही नहीं है। हम इसी को यूं करके अब क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास पार्ट आ जाएगा वो इस तरह से आपके पास पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर देखो, ये वाली जगह ज़्यादा शेड है, ये वाली जगह क्या ज़्यादा शेड है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो अब आपने इसके और पिछले क्वेश्चन के एंड पे आपने ये लिखना है कि हेंस प्रूव्ड द वेन डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 all follows the distributive law of union our intersection and intersection our union। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको सही तरीके से समझ आई होगी। अभी हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे साथ रहिएगा। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इसमें लिखा है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। आपने वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करना है, जबकि आपके पास ना एक दिया हुआ है ए पार्ट और एक दिया हुआ है पी पार्ट। कहता आपने इस दोनों को प्रूव करना है कि ए पार्ट का भी लेफ्ट और राइट इक्वल है और बी पार्ट का भी लेफ्ट और राइट इक्वल है। लेकिन इसके लिए उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग बनाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगी, देखें जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगी। आप देखिए यहाँ पे आप एक बनाएंगे 4 साइडेड जो है एक बॉक्स बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि इसके अंदर तमाम के तमाम सेट्स क्या हैं, शामिल हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। अभी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पी क्यू और आर। अच्छा, अगर तो ये तीनों सेट्स के एलिमेंट्स, यानी जैसे देखें पी और क्यू, अब देखें कि पी और क्यू के एलिमेंट्स आपस में मैच कर रहे हैं। मैच का मतलब है जैसे देखें ये 0 1 2 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 है। अगर कभी इन दोनों के एलिमेंट सेम हो, भले एक ही सेम क्यों ना हो, तो फिर आप जब इनकी तस्वीरें बनाते हैं तो इन तस्वीरों को आपस में यूं करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये आपके पास हो गया पी और ये क्या हो गया क्यू। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी देखें यहाँ पे हो गया 0 और 1, तो ये 2 और 3 ये वाला हो गया, ठीक है। इन दोनों में 2 और 3 क्या है, कॉमन है। फिर ये हो जाएगा 4 5 और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 5 और 6। अभी तीसरा देखें, अगले में क्या है 5 6 7 8 और 9। अब इन दोनों का जो है वो क्या कॉमन है, 5 और 6, इसका भी 5 और 6 क्या है, कॉमन। तो आपने इसको भी इनके साथ मिलाना है और 5 और 6 आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेन एंड डायग्राम्स। वेन डायग्राम में सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद आपने इसकी बनानी है तस्वीर। इसमें देखें 0 1 ये पी है, लेकिन 2 3 दोनों में क्या है, कॉमन। तो वो आपस में जोड़ के तो 2 3 क्या लिखना है, कॉमन लिखना है। फिर ये 4 यहाँ पे 5 6 इन दोनों में कॉमन है, तो आर को भी इसके साथ जोड़ के क्या आपने लिखना है, 5 6। अब बाकी इधर क्या रह जाएगा, 7 8 और 9। ये आपके पास क्या आ जाएगी, डायग्राम। अब डायग्राम बन गई। अब इस डायग्राम से पार्ट जो है ए और बी दोनों क्या करना है, आपने प्रूफ करना है। अभी हम सबसे पहले लेते हैं पार्ट नंबर ए। अच्छा, ए पार्ट में यहां पे अब लिखा हुआ है पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अभी हम लोग कर रहे हैं पार्ट ए। हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले ये बना लेते हैं हम लोग, ये जो हमने तस्वीर एक बनाई थी, ये हो गया यू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी हम 1 हो गया, फिर 2 हो गया,
फिर ये 3 हो गया जैसे वो तस्वीर बनी हुई है। इसमें ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है। अब देखें जो नंबर हमने लिखे थे 0 1, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आए। ये भी देखें आपके पास ये नंबर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तस्वीर मैंने आपको बता दी है कि हमने कैसे बनाई। अब हमने सबसे पहले लेना है P यूनियन Q, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेते हैं P यूनियन Q। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप P यूनियन Q लेंगे, हम यूं लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। पूरी हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लेते हैं P यूनियन Q। P यूनियन Q का मतलब है कि P के भी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और Q के भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूं सीधी जो लाइन है ये लगाते हैं, P पूरा आएगा, ठीक है, और Q भी क्या आएगा, पूरा आएगा। तो ये अब आपके पास P यूनियन Q का मतलब है कि P भी पूरा शेड होगा और Q भी पूरा शेड होगा। फिर अब कह रहे हैं कि ये अब ये लाइंस आ गई, ठीक है। अब P यूनियन Q यूनियन R, अब आपने क्या करना है, यूनियन R भी लेना है। तो इसका मतलब है कि जब यूनियन होता है तो सारे का सारा शेड होता है। जैसे P Q और R तीनों में यूनियन है तो इस सारे का सारा क्या होगा, शेड होगा। तो इसमें भी हमने क्या की, स्ट्रेट लाइन लगाई। तो जो फाइनल आंसर आया वो यूं कौन सा आया, स्ट्रेट लाइंस का। ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में सेम आपने तस्वीर बनानी है। ये ना बॉक्स 4 साइडेड होता है, ठीक है। आप इसको यूं 4 साइडेड बनाएंगे। फिर आपने 1 2 और 3 ये जो है नंबर बनाने हैं, P फिर Q और फिर क्या होगा, R। ये नंबर 0 और 1 इसमें आएंगे, 2 और 3 इसमें आएंगे, 5 इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 5 और 6 इसमें आएंगे, 7 8 और 9 इसमें आएंगे। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है P यूनियन Q यूनियन R। तो आपको पता है सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो आप Q यूनियन R करेंगे। अच्छा, यूनियन का मतलब होता है ऑल विल बी शेडेड, यानी कि Q और R दोनों क्या होंगे, शेड। तो ये Q पूरा मैंने शेड कर दिया और R भी पूरे का पूरा क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो है ये Q यूनियन R किया। अब P यूनियन Q यूनियन R है। तो आप अगर जरा देखें तो P यूनियन Q ये है और सॉरी Q यूनियन R ये है। जब हम इसका P के साथ यूनियन लेंगे तो मैंने कहा था कि जब यूनियन होगा तो सारे का सारा क्या होगा, शेड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट साइड क्या आ गई है, इक्वल आ गई है, ठीक है। ये तो बात हमें यहाँ पे हो गई है ख़त्म। ये आसान था क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ क्या करना होता है, सारे का सारा शेड करना होता है जो यूनियन के अंदर इंक्लूडेड है। अब हम इसी का करते हैं बी पार्ट। अच्छा, अगर आप देखेंगे बी पार्ट तो ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q, फिर ये हो जाएगा इंटरसेक्शन R, फिर उसके बाद हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अभी हम इसी तस्वीर के लिए इसी का पार्ट बी करेंगे, ठीक है। तस्वीर सेम बनेगी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी तस्वीर क्या बनेगी, सेम ही बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स ये होगा, दूसरा बॉक्स ये होगा और तीसरा बॉक्स ये होगा, P Q और साथ में क्या हो जाएगा, R। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू इसकी 0 1 थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 और 3 थी, ये 4 हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना हम 4 शायद लिखना भूल गए, ये लें। अच्छा, ये फिर 5 और 6 हो गई, ये 7 8 और क्या हो गई, 9। अच्छा, अब देखिए इंटरसेक्शन में सारा शेड नहीं होता, इंटरसेक्शन में सिर्फ शेड होता है कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन में सारे का सारा शेड नहीं होता, सिर्फ कौन सा पार्ट शेड होता है, कॉमन। तो अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आप देखिए कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R है। तो जब हम लेंगे P इंटरसेक्शन Q, तो P इंटरसेक्शन में Q में सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होगा, शेड होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे ये वाली लाइंस। और जब हम देखेंगे कि P इंटरसेक्शन Q ये जो पूरा है और इनका इंटरसेक्शन R, जब इस पूरे को कॉमन पार्ट देखेंगे R के साथ, अब देखिए ना P इंटरसेक्शन Q सिर्फ ये है 2 और 3 है, ये R में किस नंबर के साथ कॉमन है, यानी कि P इंटरसेक्शन Q सिर्फ 2 और 3 है।
अब आप मुझे बताएं आर में कौन से ऐसे नंबर हैं जो इसके साथ क्या हो, इंटरसेक्शन हो। तो कोई भी ऐसे नंबर नहीं है, यानी कि और कुछ भी शेड नहीं होगा। तो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R जो कि आपका आंसर है वो बिल्कुल क्या होगा, नो शेडिंग होगी। क्या होगी, नो शेडिंग। तो इस पूरे का जो आंसर है वो नो शेडिंग होगा, ठीक है। अच्छा आप ना पता है क्या करेंगे, जो मैंने लाइन लगाई है ना सिंगल, आप ये मत समझेंगे ये इसका फाइनल आंसर है। ये तो फाइनल आंसर नहीं है, ये तो P इंटरसेक्शन Q है। फाइनल आंसर है ये वाला, कि जब हम इसका पूरे कर लेंगे तो वो क्या आएगा, खाली पार्ट आएगा। जब आप फाइनल आंसर लिखते हैं तो आप बेशक ये जो ये अंदर वाली जगह है ना, या आप इसको बाद में एक नई तस्वीर बना के ये बेशक क्या कर दीजिएगा, साफ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस तरह से ना, ये यूं पे, ये देखें 1 2 और 3 P Q और R, ये इस तरह से ना आपके पास नॉन शेडेड आ जाएगा फाइनल आंसर जो है, ठीक है। अच्छा अब हम इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। ऐसी तस्वीर बनाएंगे दोबारा, इसमें 1 2 और ये क्या होगा 3। यहाँ पे हम लिखेंगे P, फिर लिखेंगे Q, फिर क्या लिखेंगे R। ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और 6, ये हो जाएगा 7 8 और 9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमने पहले करना है Q इंटरसेक्शन R। Q इंटरसेक्शन R। अच्छा Q इंटरसेक्शन R का मतलब है जो Q और R में कॉमन है, तो वो ये वाली जगह कॉमन है, ठीक है। ये हम शेड करेंगे। फिर अगले में कह रहे हैं कि अब आप इंटरसेक्शन करें P इंटरसेक्शन Q एंड R। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जरा गौर से समझिएगा। देखें Q इंटरसेक्शन R का आंसर है 5 और 6। कहता है अगर आप 5 और 6 को देखें P के साथ कॉमन है तो P बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि P के नंबर हैं 0 1 2 और 3। 5 6 7 8 और 9, ओ सॉरी 5 और 6 नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपस में शेड नहीं हो सकते, क्योंकि जो कॉमन होता है ना इंटरसेक्शन में होता है, आपने कॉमन करना होता है। वो कह रहा है कि जो Q इंटरसेक्शन R का कॉमन था यानी कि 5 और 6, उसमें और इस पूरे P में यानी 0 1 2 3 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी क्या आएगा, खाली आएगा। और इसमें हम लिखेंगे नो शेडिंग, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, कोई भी शेडिंग नहीं होगी। और आप इसका जो फाइनल आंसर है वो यूं लिख सकते हैं, ये यूं हो गया, ये यूं हो गया, ये यूं, तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो ये सारे के सारी क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, लेकिन शेडिंग किसी किस्म की नहीं होगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका पार्ट 1 था और ये इस तरह से हमने किया। अच्छा अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी कि प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, यानी इन दोनों के बाद हम यहाँ एंड पे लिख सकते हैं कि ये भी क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों इसका पार्ट जो 1 है वो आपको समझ आया होगा। अभी हम इसी का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो अभी हम जो है इसका पार्ट 2 देख रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम सबसे पहले इसकी एक वेन डायग्राम बनाते हैं कि इसकी वेन डायग्राम क्या होगी, फिर लेफ्ट और राइट हैंड साइड प्रूव करना बाद की बात है। सबसे पहले हम इसके पार्ट 2 की जो है वो एक डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम क्या होगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक 4 साइडेड यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट और इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास U है। अच्छा अब देखें यहाँ पे P और Q में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम है, जैसे M N O P और Q है, यहाँ पे R S T और U है। इसका मतलब है कि P और Q में कोई भी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो ये एक दूसरे से हम दूर दूर रखेंगे, क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो आपस में मैच कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं ये R S T U है और ये T U V W है। इसका मतलब है कि ये जो अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे T और U जो एलिमेंट है इन दोनों का क्या है, सेम है। तो ये आपके पास आ जाएगा R S T U सेम है और V और W, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि M N O P और Q ये आपस में सेम नहीं है।
तो जब सेम नहीं है, जब सेम नहीं होता तो वो दूर होता है, और जब सेम होता है तो वो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम को हमने लेना है और ये दोनों बातें क्या करनी है, प्रूव करनी है। पहला जो चीज होती है वो वेन डायग्राम बनाना होती है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हमने बना दी है। अब हम यहाँ पे इसका करते हैं पार्ट 1। अच्छा, जब हम यहाँ पे इसका करेंगे पार्ट 1, तो ये अब आपके पास जो पार्ट 1 है वो आएगा P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सबसे पहले लेनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास P यूनियन Q यूनियन R है। इसमें सबसे पहले हम वेन डायग्राम जो हमने बनाई थी, ये हमने एक वेन डायग्राम बनाई थी, हम सबसे पहले ये यहाँ पे बनाते हैं। जैसे ये दूर होगा, ये और ये आपस में क्या होंगे, मैच होंगे, यानी ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं MNOP और Q, यहाँ पे लिख सकते हैं RS, ये हो जाएगा TU, ये हो जाएगा V और W। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें आप क्या करें, P यूनियन Q करें। जब आप यहाँ पे P यूनियन Q करेंगे तो आप क्या करेंगे कि P यूनियन में मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं P के और Q के इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। देखें Q यहाँ तक है, तो इसके लिए ये लाइन्स हम यूज करेंगे। फिर कहता है आप यूनियन करें R, यानी कि P यूनियन Q यूनियन क्या करें, R करें। तो अब जब हम इसको R के साथ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे P यूनियन Q यूनियन R। तो इसका मतलब है कि इसमें P और Q के साथ R भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ऑल विल बी शेडेड। तो ये जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसके आंसर में सारे के सारे क्या होंगे, शेडेड होंगे। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले ये और ये शेड किए थे, फिर तीसरा किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा हुआ है P यूनियन Q यूनियन R, यानी कि सबसे पहले आप ये वेन डायग्राम बनाएं जो हमने बनाई थी। ये आपके पास हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, और ये क्या हो जाएगा, R। तो ये आपके पास है RSTUVW, और ये हो जाएगा MNOP और Q। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे Q यूनियन R। Q यूनियन R का मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स Q के भी शामिल होंगे और R के भी होंगे। तो ये Q हो गया और ये क्या हो गया, R हो गया। अब हमने क्या करना है कि P यूनियन Q यूनियन क्या करना है, R, यानी कि इसमें P भी शामिल होगा, Q भी शामिल होगा और R भी शामिल होगा। तो इसके अंदर आपने P भी क्या कर देना है, शामिल कर देना है। देखिए मैंने कहा था यूनियन में ना ऑल विल बी शेडेड, जो इंटरसेक्शन होता है उसमें सिर्फ कॉमन होता है, यूनियन में सारे का सारा क्या होता है, शेड होता है। अब आप देखिए ये और ये आंसर दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें या ये ब्रैकेट सॉल्व करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, अगर के साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, अभी लगे हाथों हम इसी का जो है पार्ट 2 करते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो इंटरसेक्शन में है, और वो क्या है कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q, ओ सॉरी ये यहाँ पे ऐसे है, Q इंटरसेक्शन R ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका बनाते हैं वो डायग्राम जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। साथ पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, R। हम सबसे पहले बनाते हैं एक 4 साइडेड तस्वीर। उस 4 साइडेड तस्वीर में पहले हम लेंगे P, जो कि है MNOP और Q, और फिर हम यहाँ पे लेंगे ये Q आ गया, ये आ गया R, ये हो जाएगा RSTUVW। तो ये हो गई बात। अब आपने सबसे पहले देखें लिखा हुआ P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q लेना है, जो कि क्या आएगा, खाली सेट आएगा। खाली इसलिए आएगा क्योंकि P और Q आपस में मिलते नहीं है, इनका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है। जैसे देखो इसका एलिमेंट T और U आपस में ज्वाइंट है, इन दोनों का कोई भी एलिमेंट आपस में ज्वाइंट नहीं है, तो इसलिए ये इसकी कोई चीज शेड नहीं होगी। फिर जब हम लेंगे P इंटरसेक्शन Q
इंटरसेक्शन आर। अब आप एक बात समझिएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो एक एम्प्टी सेट है, यानी कि पी इंटरसेक्शन क्यू का कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं हो रहा। कहता आप मुझे बताएं कि आर का कौन सा एलिमेंट आपस में मैच होगा। देखो एक एम्प्टी सेट है, दूसरे सेट में टी यू वी और डब्ल्यू है, तो इन दोनों में कभी भी कोई चीज कॉमन नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, खाली सेट होगा। देखो ना, पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू में कोई भी सेट कॉमन नहीं है, तो एक खाली हो गया। तो आर जो है उसमें टी यू वी डब्ल्यू है, एक खाली है और एक में टी यू वी डब्ल्यू है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम लेंगे, अब जो है हम लेंगे इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, यानी कि अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। अब हम सबसे पहले लेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे ये क्यू आ गया, ये आर आ गया, ये आर और एस है, ये टी और यू है, ये वी और डब्ल्यू है, और ये क्या हो गया आपके पास पी, जो क्या हो गया एम एन ओ पी और क्यू। डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये आप ना इसको अंदर अंदर ही रखिए, ये यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे लिखे, पहले आप शेड करें क्यू इंटरसेक्शन आर को। अच्छा जी, क्यू इंटरसेक्शन आर का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये वाली लाइन क्या आ जाएगी, आंसर। ठीक है, क्योंकि क्यू इंटरसेक्शन आर में ये कॉमन है। जब आप पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर लेंगे तो ये एम्पटी आएगा। अब आप सोचोगे कि सर क्यों एम्पटी आएगा, देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पे क्यू इंटरसेक्शन आर में जो कॉमन है वो टी और यू है, यहां पे कहीं आपको टी और यू नजर आ रहा है, यानी कि आपने पी को और टी यू को इन दोनों में से लेना है कॉमन, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसका भी आंसर क्या आएगा, खाली, यानी कि एम्प्टी। तो इसका भी जो फाइनल आंसर था नो शेड था, इसका भी जो फाइनल आंसर था वो क्या था, नो शेड था। तो इसका अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी या इसमें तो कुछ शेड नहीं है लेकिन इसमें तो ये शेड है। देखें भाई साहब, ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर होता है ये वाला जिसमें ये पूरे का पूरा है। ये फाइनल आंसर में हमने कुछ शेड नहीं किया, क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन था ही नहीं। तो अगर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको लिख के दूं, तो इसके फाइनल आंसर की इसकी जो है वो तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी खाली, यानी पी क्यू और आर, यानी कि ये आर एस टी यू वी डब्ल्यू एम एन ओ पी और क्यू, बिल्कुल इस जैसी तस्वीर बनेगी। ठीक है, इसका मतलब है हेंस प्रूव्ड, तो ये साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, चूंकि दोनों का आंसर नो शेड आया। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो है वो 3.1 है, चैप्टर नंबर 3 की। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, और फिर इसको हमने प्रूव करना है एक्स यूनियन वाई के इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी के, लेकिन शर्त यह है कि यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स करना है। मैंने आपको बताया था कि जब वेन डायग्राम करनी हो तो आपको सिर्फ वेन डायग्राम से ही करना है। वेन डायग्राम के अलावा वो जो सोल्यूशन होता है वो आप वैसे रफ वर्क में तो कर सकते हो, लेकिन आपने वो करना नहीं है, सिर्फ वेन डायग्राम से आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। कोशिश करें कि अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो वो आपको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है, ऐसे नहीं है कि आप सेट सॉल्व करके और फिर वेन डायग्राम बना रहे हो। वो थोड़ा सा एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, उसमें गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं इसी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ये है, वाई ये है और जी ये है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ना आपने वेन डायग्राम बनानी है कि इसकी वेन डायग्राम बनेगी क्या। अभी ये देखेंगे एक्स ये है, वाई ये है, तो इन्होंने जब इस दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास जी बन गया। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे ये एक बन गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक आप बनाएं यू जी। देखिए अब आप कहेंगे कि सर जी पहले आपने एक्स क्यों नहीं बनाया। देखो मैंने अपने ज़हन में देखा कि ये एक्स और वाई अगर हम कंबाइन करें तो ये जी बन जाएगा, तो यानी कि एक्स और वाई जो है वो दोनों जी के अंदर आ जाएंगे। यानी अब आप ये एक्स बना लो, ये क्या बना लो, वाई बना लो। अभी सर आप समझिएगा, ये -1 -2 और -3 है,
ये 0 1 2 और 3 है, और ये z जो है इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स शामिल हैं, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 2 3 ये सारे के सारे के हैं शामिल हैं। तो z के अंदर x के भी सारे एलिमेंट मौजूद हैं, z के अंदर y के भी सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो इसकी वेन डायग्राम आप बनाएंगे ऐसी। अब पहला काम था वेन डायग्राम बनाना, वो हम बना चुके हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो यहाँ पे है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे इसको यूं बना रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने यूं पहले z बनाना है, और z के अंदर जो है आप दो चीजें बनाएंगे, एक x बनाएंगे और दूसरा y बनाएंगे। अच्छा, ये दोनों ना यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 0 1 2 और 3। डियर स्टूडेंट, अब ये कह रहे हैं कि y इंटरसेक्शन z करें। y इंटरसेक्शन z जब हम करेंगे तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि कौन सा पार्ट जो है ना y इंटरसेक्शन z में कॉमन है। देखिए, z के अंदर प्लस के भी नंबर मौजूद है और माइनस के भी हैं, लेकिन y के अंदर सिर्फ नंबर कौन से हैं, प्लस वाले। तो इसका मतलब है जब हमने y और z का कॉमन लेना है तो आंसर y के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्या आ जाएगी, शेडिंग। ठीक है, चूंकि y और z में जो चीज कॉमन है वो y है। ठीक है, तो आपने इन दोनों में देखना है कि जब आप y इंटरसेक्शन z लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, y आएगा। चूंकि y के एलिमेंट्स आप देखें 0 1 2 और 3 ये वाले कॉमन है, माइनस वाले कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने z का कोई पार्ट शेड नहीं किया, मैंने सिर्फ किसका पार्ट शेड किया है, y का। अच्छा, अब आगे है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अच्छा, ये बड़ी ना एक इंटरेस्टिंग बात है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। देखिएगा अभी डियर स्टूडेंट्स, अब देखें अगर हम कभी ये y का और x का दोनों का अगर हम लोग यूनियन लें, देखें अगर इन दोनों का हम ले लें यूनियन, अब एक बात समझिएगा, यानी कि x यूनियन y लेंगे तो यूनियन का मतलब होता है ये नंबर और ये नंबर आप मिलाओ। ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स x के और सारे एलिमेंट्स y के यूनियन में आ जाएंगे। अगर हम सारे x और सारे y के मिला दें तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, z बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम सारे x और सारे y के नंबर मिलाएंगे तो ये पूरे का पूरा z जो है वो क्या होगा, बन जाएगा, यानी ये सारे का सारा क्या होगा, शेड होगा। इसमें परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात इसलिए नहीं है, मैं बताता हूँ कि क्या। आप देखें यहाँ पे आप x यूनियन y करें, यानी कि यूनियन का मतलब होता है कि x के एलिमेंट भी और y के एलिमेंट भी। जब हम x यूनियन y करते हैं तो बेसिकली क्या बन जाता है, z बन जाता है। तो यहाँ पे जो अब आपके पास आएगा वो आ जाएगा, z का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने z पूरे का पूरा ही शेड कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा x यूनियन y। अच्छा, फिर इंटरसेक्शन x यूनियन z, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें, अभी हम ना इसको 1 बाय 1 करते हैं। पहले तो हम वही वेन डायग्राम बना लेते हैं जो हम सब में बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि यूं जी बड़ा सा लगाते हैं, उसके अंदर जो नेगेटिव नंबर हैं वो x के हैं, पॉजिटिव जो नंबर हैं वो y के हैं, और ये -1 -2 और क्या हो जाएगा, -3। अब हम लेंगे सबसे पहले x यूनियन y। x यूनियन y का मतलब है कि इसमें x के नंबर भी आ जाएंगे और y के भी। तो यूं कर लीजिए शेड, ये तो हो गया x यूनियन y। ठीक है, फिर हम लेंगे x यूनियन z। अच्छा, अब देखें x यूनियन z में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये आपके पास है x और ये आपके पास क्या है, z। ठीक है, जब आप x और यूनियन z लेंगे तो इसमें x के एलिमेंट भी आ जाएंगे, y के भी आ जाएंगे। चूंकि देखिए इसमें नेगेटिव नंबर है, इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन y मतलब इसमें पॉजिटिव भी है। तो जब इन दोनों का आप नंबर लेंगे तो आंसर y आ जाएगा। मतलब y मतलब क्या कि x और u दोनों क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। x यूनियन z लेंगे तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, मतलब आप इसको पूरे का नहीं, आप ऐसा समझिए कि अगर आप x यूनियन z लेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ गए और नेगेटिव भी, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा,
यूं शेड हो जाएगा, ठीक है। ये अब आप ले चुके हैं ये वाला x यूनियन z, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमने इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। अच्छा देखिए, अगर आप x यूनियन y का, मैं अब आपको एक बात समझाता हूं, यहां पे आप देखें, अगर आप x यूनियन y करते हैं, जैसे x यूनियन आपने y किया तो आंसर आ गया z, ठीक है। फिर आपने जब x यूनियन z किया, यानी कि x यूनियन z का मतलब है कि x के एलिमेंट भी और z के भी, तो जो आंसर आएगा वो भी z आ जाएगा। z का मतलब यह है कि देखें x यूनियन z जब आप करेंगे तो यूनियन में ना, अभी देखें z में तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, जब आप x यूनियन z करेंगे तो z के सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, यानी इसका आंसर भी z आ गया, इसका आंसर भी क्या आ गया, z। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो अब देखें दोनों में से अगर हम कॉमन ढूंढेंगे तो बस z ही आएगा। इसका मतलब आपको पूरे का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास z आ जाएगा, जो कि पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। और यही जो है इसका आंसर है। और उम्मीद है कि आपको मतलब आप ये दोनों इक्वल भी आ गए हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब है प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको सही तरीके से समझ आई होगी। अभी हम इसी का लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि 7th पार्ट है, आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का वेरी लास्ट पार्ट है वो करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू एट x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। आपने इसके इक्वल इसको प्रूव करना है। अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कैसे प्रूव करना है, भले सिंपल मेथड से करना है या वेन डायग्राम से करना है, तो चूंकि लिखा नहीं हुआ तो इसलिए मैं आपको दोनों मेथड से प्रूव करवा देता हूँ। आपका फिर जैसे दिल करे आप कर लें, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में वेन डायग्राम में नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जैसे मर्जी है करें, लेकिन मैं दोनों से कराता हूँ, फिर जैसे आपको पेपर में अच्छा लगा आप करिएगा। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि जो x है वो सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स है। अच्छा ये जो वॉवल्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 नंबर जो होते हैं वॉवल्स होते हैं। इसमें से ये कह रहा है कि जो x है वो सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स है। तो पहले 3 नंबर आप ले लें, यानी कि एक ए, ई और आई, ये ले लें, और यही आपके पास क्या होगा, इसका पहला सेट होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि y जो है सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी। अच्छा अब देखिए एनर्जी में कितने लफ्ज हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ई एक है, एन दूसरा है, ई तीसरा है, फिर आर चौथा है, फिर जी पांचवा है और वाई क्या है, छठा है। यानी कि इतने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कह रहे कि ये जो सेट ऑफ लेटर द वर्ड एनर्जी है वो इसके एलिमेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है कि जो एलिमेंट में वो नंबर्स लिखने हैं जो रिपीट ना करें। जैसे ई आपने इस पूरे में ई एक ये है और एक ये है, तो ये 2 दफा है, लेकिन आपने एक दफा लिखना है, कोई नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। दूसरा एन हो गया, फिर आर हो गया, फिर जी हो गया और फिर वाई हो गया। अच्छा यहाँ पे ई 2 थे लेकिन मैंने एक दफा लिखा, क्योंकि सेट में कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता। अगर कोई रिपीट कर रहा हो तो आपने एक ही दफा लिखना है। उसके बाद ये वर्ड है एल्जेब्रा, तो ये है ए एल जे जी ई बी आर और ए। अब इसमें पहला जो एलिमेंट है ए वो 2 दफा आ रहा है, जैसे ये एक दफा ये और एक दफा ये, लेकिन आपने एक ही दफा लिखना है। आया 2 दफा लेकिन हम एक दफा लिखेंगे। एक दफा इसलिए लिखेंगे कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता। ये जो एल है ये एल है, फिर जी है, फिर ई है, फिर बी है, फिर आर है। दूसरा एंड वाला ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम इसकी लेते हैं ये वाली, यानी कि अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अब सॉल्यूशन में ना जो आपके पास 2 साइडें हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है जो x इंटरसेक्शन y यूनियन z है, यानी कि x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z है। तो हम सबसे पहले अब इसकी करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y यूनियन z।
अब यहाँ पे हम करते हैं y यूनियन z क्या आता है। अच्छा, अब ये जो y के एलिमेंट हैं वो हैं, y है ना, y के एलिमेंट हैं e n r g और y, ठीक है। और यूनियन z के एलिमेंट क्या है, z के एलिमेंट हैं a l g e b r। अब हमने क्या करना है, y यूनियन z का मतलब है कि आपने तमाम तर एलिमेंट्स जो इन दोनों में शामिल हैं वो एक तरतीब से लिखने हैं। इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे पहले वाला, वो a है, ठीक है। फिर b है कहीं पे, जी बिल्कुल b है, ये है। फिर c o कहीं पे नहीं है, d o कहीं पे नहीं है, e o जी बिल्कुल है। अच्छा, अगर e 2 दफा रिपीट हो रहा है आपने 1 दफा लिखना है, ठीक है। e के बाद अच्छा f देख लें कहीं हो, f नहीं है, g है, ठीक है, h भी नहीं है, i भी नहीं है, j भी नहीं है, k भी नहीं है। हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। अच्छा, a हो गया, b हो गया, l हो गया, g हो गया। अच्छा, g के बाद और नंबर कौन सा दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना पहले g लिख दें बाद में l लिख दें, ठीक है, फर्क तो गोके नहीं पड़ता, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा जी, l के बाद m, अब यूनियन के बाद आपने क्या करना है, इनका लेना है इंटरसेक्शन, यानी कि अब इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है, ये जो y यूनियन z आया था इसके साथ आपने लेना है इंटरसेक्शन। अब x के एलिमेंट हैं a e और साथ में क्या है i। अच्छा, कोई एलिमेंट अगर आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जो मैंने नहीं लिखे तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। देखें, a ये लिखा है तो ये था, b, चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, a जो है ये हो गया, b जो है ये हो गया, g जो है ये हो गया, l जो है वो ये हो गया, n जो है ये हो गया, r जो है ये हो गया, y जो है वो ये हो गया। अब और कौन सा रह गया जी, e शायद रह गया ना, e को इधर आना चाहिए, ये e यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब e भी हो गया, तो मेरा ख्याल है कि अब सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो अब ये होगा a b e, अच्छा फिर उसके बाद g l n r y। अब वो कह रहे हैं इसमें से आप कॉमन बताएं। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉमन कौन से हैं। एक तो दोनों में a कॉमन है, a इधर भी है, इधर तो लिख दें। e और e ये भी क्या है, कॉमन। i कहीं नजर आ रहा है, i जो है वो कॉमन नहीं है, यानी कि i दोनों में नहीं है। i नहीं है तो बस यही दो एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन z। अच्छा, ये अब आपके पास साइड है लेफ्ट, ठीक है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट। अभी हम इसी की बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, या हम इसकी बनाते हैं y, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये भी हम लोग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा, अब जो x एलिमेंट है वो है a e i। अब मुझे बताएं x और y में कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो आपस में कर रहे हो, मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो। जी बिल्कुल, e एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि x और y, यानी कि x और y आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि z के कोई एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें भी हों, इसमें भी हों और इसमें भी हों, यानी कि तीनों में हों। यानी कि z का एक एलिमेंट a है जो इधर है और इधर है लेकिन इधर नहीं है। l जो है वो बताइए कि यहाँ पे l इधर है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। g इधर भी है, इधर भी है। अच्छा, अब e एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये तीनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। चूंकि इनका तीनों का एक एलिमेंट जो है वो तीनों में जो कि ई है, तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं y यूनियन z, y यूनियन z। अच्छा, y यूनियन z का मैंने आपको बताया था कि आपने y को भी शेड करना है और z को भी शेड करना है। अब ये y यूनियन z हो गया। अब कह रहे हैं कि आपने करना है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। अच्छा, अब x इंटरसेक्शन अगर हम y यूनियन z करेंगे तो a और e आ जाएंगे। अब आप देखिएगा कि कौन कौन सी जो पार्ट है ना, जैसे अब आपको मैंने बताया था, ये बन जाएगा a, ये हो जाएगा e,
इधर रह जाएगा सिर्फ क्या रह जाएगा आई। ठीक है, अच्छा अब देखें एक्स और वाई में कौन से कॉमन थे। एक्स और वाई में जो कॉमन है वो सिर्फ कौन सा था, ई। ठीक है, कौन सा एलिमेंट कॉमन था, ई, जो कि यहां पे आ गया। और कुछ कॉमन है एक्स और वाई में, और मेरा ख्याल है कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद एक्स और आप देखिए इसमें जी में क्या क्या कॉमन है। एक्स और जी में अगर आप कॉमन देखें तो आपके पास है ए कॉमन है। ये देखें एक्स और जी में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। अच्छा और क्या कॉमन है, ए के बाद ई कॉमन है, तो ये ई भी कॉमन आ गया। और मेरा ख्याल है कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा जब हम एक्स इंटरसेक्शन लेंगे ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी का, तो अब हम ये ए और ई ये वाली जगह सिर्फ क्या हो जाएगी, शेड। यानी कि जो आंसर आएगा ना वो ये वाला पार्ट आएगा। कौन से वाला, इसमें लाइनें यूं हैं और यूं हैं, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। ये अब आपके पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड। हो सकता है मुझे ये एंड में मिटाना पड़े, तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड ना यहाँ पे इसकी लिख लें। ठीक है, यहां तक आप इसको साथ साथ क्या कर लें, नोट कर लें। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अभी हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। अच्छा सबसे पहले राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने करना है x इंटरसेक्शन y। अच्छा अब x की जो वैल्यू है वो है a, e और i। अच्छा इंटरसेक्शन y की क्या वैल्यू है जी, y की वैल्यू आपके पास है e, n, r, g और y। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो मेरा ख्याल है e कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, चूंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो इनमें सिर्फ जो कॉमन है वो क्या है, e है। ठीक है, अच्छा फिर हम जब करेंगे x इंटरसेक्शन z, और देखें ना कुछ भी कॉमन नहीं है, ए, ई और आई कॉमन है लेकिन इन दोनों में, सॉरी ई कॉमन है, ए और आई नहीं है। अब हम करते हैं x इंटरसेक्शन z। x जो है वो है ए, ई, आई। अच्छा इंटरसेक्शन अभी हम क्या करते हैं z। अच्छा z की कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, ए, एल, जी, ई, बी और आर। इनमें मुझे बताएं कि x इंटरसेक्शन z में कॉमन क्या है। एक तो हो गया ए कॉमन, फिर क्या हो गया ई कॉमन, और तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज कॉमन हो। तो इसका जो कॉमन है वो क्या है, ए और ई। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉमन है सिर्फ ई, और एक्स इंटरसेक्शन जी का कॉमन क्या है, ए ई। अब हम यहाँ पे लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन, मतलब कि ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन, यहाँ पे जब हम करेंगे एक्स इंटरसेक्शन जी, तो मैं यहां पे कर रहा हूं। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू आई थी ई यूनियन, फिर इसकी वैल्यू क्या आई थी, ई और ई, और जब हम इनका यूनियन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए और ई। क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो इन दोनों में मौजूद हों, लेकिन कोई भी नंबर आप रिपीट नहीं करते। अच्छा अब ये आ गया। अब हमने इसकी देखें, अब मेरी बात समझे। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें, मैं इसको यूं करता हूं, अगर यहां पे गौर से देखें तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी की जो वैल्यू है वो ये आ गई है, और ये आपके पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड ये थी एल एच एस, अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, ये तो सिंपली जब हमने किया तो दोनों का आंसर सेम आया। अब वेन डायग्राम लेफ्ट की ये थी, अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं राइट हैंड साइड की। अच्छा जब हम राइट हैंड साइड की बनाएंगे तो ये आपके पास x था, ये y था, और ये आपके पास क्या था, z था। अब यहाँ पे ये इधर a कॉमन है, इधर e कॉमन है। अच्छा y और z में हम देखते हैं क्या कॉमन है। y और z किधर गया जी, ये आपके पास, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है a और e कॉमन है, y और z में भी। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, a और e यही कॉमन है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखिए
अब जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने किया था x इंटरसेक्शन y, यहां पे हम लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन y। अच्छा, x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आया था वो सिर्फ e आया था। e का मतलब है ये x है और ये y है। जब हम इसका कॉमन पार्ट देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, यूं हम लाइनें लगा रहे हैं, या अब इसका क्या आ गया, कॉमन पार्ट आ गया, ठीक है। फिर जब हम x इंटरसेक्शन z करेंगे, अब x इंटरसेक्शन z करेंगे तो ये अब लाइनें यूं हम लगा लेते हैं, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब हम देखें कि जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होगा, ये और ये दोनों पार्ट क्या होंगे, हो जाएंगे। अब हम यूं टेढ़े करते हैं तो ये अब आपके पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z, और ये यहाँ पे आ जाएगा यूं लाइन है, यूं लाइन है और फिर यूं लाइन है। लेकिन असल बेसिकली जो पार्ट शेड होगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट शेड होगा। देखें इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या आ चुका है, यहाँ पे सेम आ चुका है। इसका मतलब है हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको इसका 7 पार्ट समझ आया होगा, और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 3.1 है कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट नए लेक्चर में एक नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब के तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।